हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी यानी भूगोल। चलिए अब आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। कथन 2, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। और कथन 3, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 3। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती उत्तर पश्चिमी युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। गृह युद्ध के कारण 2,70,000 से अधिक दक्षिण सूडानी शरणार्थी देश से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2017 की शुरुआत में बीड़ी बीड़ी विश्व की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती थी, इसलिए कथन 2 सही है। केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल में शरणार्थी लोग रहते हैं। इसमें 3 शिविर शामिल हैं। पहला शिविर वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, जब सोमालिया में गृह युद्ध से भागे शरणार्थियों ने केन्या में सीमा पार करना शुरू किया। वर्ष 2011 में दूसरी अधिकतम शरणार्थी संख्या यहाँ आई, जब कुछ शरणार्थी दक्षिणी सोमालिया में सूखे और अकाल के चलते भागकर यहाँ आए, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। आपको बताना है कि इनमें से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 4, बी 1 और 3, सी 2 और 5 या फिर डी 3, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 5। तुर्की राज्यों के संगठन तत्कालीन तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद, जिसे तुर्की परिषद कहा जाता है, को वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके 4 संस्थापक सदस्य राज्य अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की हैं। अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसके 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। नवंबर 2021 में आयोजित 8वें शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया तुर्क राज्यों के संगठन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। 2, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और 3, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। भादला सोलर पार्क राजस्थान के सूखे तथा रेतीले क्षेत्र में स्थित है और 14,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल हैं, जो 2,245 मेगावाट विद्युत उत्पादन में योगदान देते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी CIAL विश्व का पहला हवाई अड्डा है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होगा। हवाई अड्डे ने वर्ष 2015 में आधिकारिक तौर पर 12 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की थी, इसलिए कथन 2 सही है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड या पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए ये सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। बी, ये उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। सी, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। या फिर डी, ये आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब इसकी व्याख्या देखेंगे। ध्रुवीय जल में संचालित जहाजों के लिए IMO का अंतर्राष्ट्रीय कोड या ध्रुवीय कोड समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी SOLAS और जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी MARPOL दोनों के तहत अनिवार्य है। ध्रुवीय संहिता में डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज और बचाव तथा 2 ध्रुवों के आसपास के दुर्गम जल में चलने वाले जहाजों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण मामलों की पूरी श्रृंखला शामिल है, इसलिए विकल्प ए सही है।
गौरतलब है कि ध्रुवीय संहिता 1 जनवरी 2017 को लागू हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। आपको बताना है कि इनमें से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ए केवल 1 राज्य, बी केवल 2 राज्य, सी केवल 3 राज्य या फिर डी सभी चारों राज्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3 राज्य। भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 के अनुसार सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर जलाशय हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो हमारा पहला युग्म इस प्रकार है: घाटप्रभा तेलंगाना, गांधीनगर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश और मैथोन छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म या फिर डी सभी चारों युग्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म। घाटप्रभा में जल विद्युत और सिंचाई बांध हिटकल है। हिटकल बांध कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। ये बांध वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुआ था और इसे बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए बांध पर एक जलाशय भी बनाया गया था। चंबल नदी मध्य प्रदेश पर गांधी सागर बांध राष्ट्रीय महत्व के 5 जलाशयों में से एक है। इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामबयापेट गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। हालांकि प्रश्न में दिया गया इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के इंदिरा सागर में पोलावरम शामिल होगा। इसके अलावा मैथन बांध धनबाद झारखंड के कोयला शहर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार सही युग्म होगा घाटप्रभा कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और मैथन झारखंड, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? ए लेक विक्टोरिया, बी लेक फागुबिन, सी लेक ओगुटा या फिर डी लेक वोल्टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेक फागुबिन। चलिए अब इसकी व्याख्या देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के अनुसार पश्चिम अफ्रीका की लेक फागुबिन झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? कावेरी, मंजिरा, पेन्नार या फिर तुंगभद्रा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेन्नार। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा ये गांव एर्रामला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। उनके बीच चलने वाली धाराओं के साथ संकरी घाटियां और खड़ी चट्टानी दीवारें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म हैं, बाईं ओर शिखर है और दाईं ओर उनसे संबंधित पर्वत है। तो हमारा पहला युग्म इस प्रकार है: नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय और नोक्रेक सिक्किम हिमालय। आपको बताना है कि इन युग्मों में से कौन से सुमेलित है या सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नंदा देवी चोटियां कुमाऊं हिमालय का भाग हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? ए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, बी उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, सी फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रिंग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र या फिर डी भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। लिवेंट भूमध्य सागर का पूर्वी तट है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ये पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में अरबो सीरिया रेगिस्तान के बीच में फैला हुआ है, जो उत्तर में ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में इस्थमस ऑफ सुएज तक फैला हुआ है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपको बताना है कि इनमें से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 3, 4 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3, 4 और 5।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान को मूल रूप से एरियाना या बैक्ट्रा के रूप में जाना जाता है और फिर खुरासान यानी उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये पश्चिम में ईरान और तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व में वखान प्रांत चीन द्वारा घिरा हुआ है। अफगानिस्तान जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उनमें शामिल हैं भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। 2. मोनाजाइट में थोरियम होता है। 3. भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। और 4. भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। मोनाजाइट अयस्क भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दरअसल मोनाजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों थोरियम, लैंथेनम और सेरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है और ये भारत के समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। वर्ष 1933 तक निजी कंपनियों को समुद्र तट की बालुकाओं में खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उदारीकरण के बाद निजी कंपनियों को शुरू में गार्नेट और सिलीमेनाइट की खान में खनन करने की अनुमति दी गई थी और इसके बाद अन्य खनिजों के लिए अनुमति दी गई थी। वर्ष 2016 से पहले के एक संशोधन ने निजी कंपनियों को समुद्र तट की रेत के खनन पर रोक लगा दी, जहां मोनाजाइट की संकेंद्रण 0.75% से अधिक था। निजी फर्मों को मोनाजाइट के प्रसंस्करण या निर्यात से प्रतिबंधित किया गया है। ये एक सरकारी एकाधिकार बना हुआ है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में रखा गया है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब अगला और अंतिम सवाल। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ए. जून महीने का पहला पखवाड़ा, बी. जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, सी. जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा या फिर डी. जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।